ओके। तो प्रीवियस जो लेक्चर था इसमें हमने सैटेलाइट के प्रोजेक्शन पर कुछ डिस्कशन किया था कि सैटेलाइट कैसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, और ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहेंगे, कुछ हद तक एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर हम सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेट करना चाहते हैं तो कंडीशंस ऑफ गिविंग एन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि सैटेलाइट एलिप्टिकल पाथ में फॉल डाउन हो सकता है अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑर्बिटल से कम है। एग्जैक्टली इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दें तो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम इतनी वेलोसिटी दें हम तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। एस्केप वेलोसिटी इतनी प्रोवाइड कर दें तो पैराबोलिक पाथ में एस्केप करेगा, और ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी दे दें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसे, तो वो हाइपरबोलिक पाथ में एस्केप करेगा। अब इसके साथ साथ हमने कुछ एक डेरिवेशंस भी बनाए थे, जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो वी हैव सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज अवेलेबल विद अस। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लिख पाते हैं अंडर रूट में जीएम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट में डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। आर प्लस एच का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि ये अगर मैं अर्थ मानता हूं और अर्थ के सेंटर से लेकर के कहीं हमने अगर सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया है और इस तरीके के ऑर्बिट में अगर वो घूमने वाला है लाइक दिस, तो ये एच हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, टोटल ऑर्बिटल रेडियस होगा आर प्लस एच। इसके साथ साथ हमने टाइम पीरियड का भी एक इक्वेशन बनाया था। आपको याद होगा टाइम पीरियड का इक्वेशन हमने क्लेम किया था 2 पाई अंडर रूट में आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम आई करेक्ट? अगेन Yes, sir. फॉर्मूला आई कैन ऑल्सो राइट 2 पाई अंडर रूट में आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। इसके साथ साथ हमने लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट पर भी कुछ बात की कि अगर लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट हमारे पास आता है तो हम उसका टाइम पीरियड कैसे क्लेम करते हैं, या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो ये सारा डिस्कशन जो है वो पिछले लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज के लेक्चर में हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम जो भी डिस्कशन सैटेलाइट से रिलेटेड कर चुके हैं उस पर कुछ एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें, उस पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। तो आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 22 in the module. I'll be picking the questions at random way, in a random way. बट क्वेश्चंस मैं उसी इलस्ट्रेशन सेक्शन से ले रहा हूं जो पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन। The radii of the orbits of satellite revolving around Earth are in the ratio of 3:8। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग ऑर्बिट्स के बारे में बात चल रही है। तो दोनों ऑर्बिट्स के लिए गिवन कंडीशन ये है कि उनके जो रेडियाई हैं, रेडियस हैं R1/R2, वो 3:8 के रेशियो में है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि क्रिटिकल स्पीड कितनी होगी। अब क्रिटिकल स्पीड का मतलब ही ऑर्बिटल स्पीड होता है, ऑर्बिटल। ठीक है। अब आप यहाँ फॉर्मूले को अगर केयरफुली देखते हैं तो आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन मिल जाती है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ रेडियस, करेक्ट है। सो यू मे गो बाय राइटिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेकंड सैटेलाइट इज इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से रूट में R2 डिवाइडेड बाई R1। सो दैट वे आंसर हो जाएगा अंडर रूट में 8/3। डन, फिनिश, खत्म। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √A इज टू √3। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है जिसमें हमसे पूछा है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का भी आप एक प्रोपोर्शनैलिटी बनाओ या उसका भी एक कंपैरिजन बनाओ। तो पीरियड के लिए अगर हम इन फॉर्मूलीज को देखते हैं यहाँ से,
तो हमें बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल है आर क्यूब में आर क्यूब के हिसाब से। सो बाय दैट वे मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट इज इक्वल टू अंडर रूट में, डायरेक्ट है इसलिए R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। अब R1 कितना है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब। 3 का क्यूब हम लिख पाएंगे 27 3√3 और 8 का क्यूब हम लिख पाएंगे 8√8। सो बाय दैट वे आंसर हमारा हो गया 3√3 इज टू 8√8। चेक कर लें। अब 27 करोगे तो 3√3 हो जाएगा ना। यस सर। है ना, एकदम बिल्कुल इजी कैलकुलेशन था। आइए अब एक और चीज देखते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ बस रेशियो निकालने थे, जस्ट काइंड ऑफ कंपैरिजन हमें करना था। तो इट रिक्वायर्स ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज के ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड रेडियस के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है। दैट्स इट। नाउ लेट्स टेक दिस वन। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैज टू बी सेट अप रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट close to the surface. This statement is very important. Close to the surface. Rho is density, r is radius of that planet. तो हमें टाइम पीरियड के लिए ये रिलेशन प्रूफ करना है। देखो बेटा, टाइम पीरियड का जो पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है वो ऐसे बनता है, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में r प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाई GM। ठीक है। So r plus h cube divided by gm. So this is what the general situation we have. Now think on this point. Think on this line. इस सैटेलाइट जो है हमने कहाँ रखा है? क्लोज टू सरफेस। क्लोज टू द अर्थ का मतलब होता है कि जो हाइट है वो बहुत ही निग्लिजिबल है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट जो है वो बहुत कम होगी। अब कम का मतलब भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। कम मतलब कैसे आप कह सकते हो कि जो टोटल रेडियस है अर्थ का वो 6400 किलोमीटर है। आप सैटेलाइट को आपने हाइट दी कुछ 100 किलोमीटर्स, लाइक 100, 200, 300, 400 किलोमीटर अगर आप उसको हाइट दे देते हो, सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसी कोई हाइट आती है 400-500 किलोमीटर तक की, तो उसके लिए हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। एंड फर्दर मोर हम ये भी क्लेम करेंगे कि h बहुत स्मॉल है, इसलिए r प्लस h का जो अप्रोक्सीमेशन है वो r से किया जाना चाहिए। तो यही जो टाइम पीरियड वाला हमारा फॉर्मूला बनेगा ना, वो ऐसा बन जाएगा 2 अंडर रूट में r क्यूब डिवाइडेड बाई gm। है ना, नोटिसेबल बात है। ओके, नाउ इन फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम जो एक्सपेक्टेड फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें हम ये रो और ये सारी चीजें मेंशन कर पा रहे हैं। और आप ध्यान से देखें तो इसमें से m हट जाना चाहिए था, m नहीं है फॉर्मूले में। तो यहां से हमको एक छोटा सा हिंट मिलता है कि ये जो मास का फैक्टर यहाँ है m, हम उसे लिख पाएंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मैं बस वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ या डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब चूंकि अर्थ एक स्फेरिकल प्लैनेट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वॉल्यूम हमें लिखना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, नाउ व्हाट यू जस्ट सपोज टू डू इज ये मास यहाँ से हटाइए और ये सारा उसका रिप्लेसमेंट उसके अंदर पुटअप करिए और देखिए क्या होता है। तो t विल बी इक्वल टू, ये हो गया 2 अंडर रूट में, ये हो गया फैक्टर r क्यूब डिवाइडेड बाय, ये पूरा रिप्लेसमेंट आपने जो बनाया वो पूरा पुटअप करते हैं, रो 4/3 पाई, सही जा रहा हूं मैं, r। यस सर। ठीक है, रो 4/3 पाई r क्यूब।
अब जो फैक्टर कैंसिलेबल है यहाँ से, मतलब कैंसिलेशन जिनका हो सकता है, उन्हें आप कैंसिल कर दें, तो आप देखेंगे कि ये पूरा रो का सॉरी आर क्यूब का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। ये बाहर का 2 और अंदर का 4 भी कैंसिल हो जाएगा। सोचो तो कैसे, है ना? ये 4 अगर बाहर आ जाता है तो 2 कैंसिल आउट हो जाता है ना। Yes, sir. अब टी कैसे लिखा जाएगा देखिए, तो मैं सबसे पहले ये 3 को ऊपर ले लूंगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। उसके बाद ये जो पाई फैक्टर है इसको भी मैं अंदर लेता हूँ। तो लेट्स सी व्हाट आई एम राइटिंग, 3 पाई स्क्वायर, ठीक है ना? सोचना जरा मैंने क्या लिखा, रो पाई। वन थिंग आई एम मिसिंग हियर, वन थिंग आई एम नॉट राइटिंग एक्चुअली हियर, एक चीज मैं भूल रहा हूँ, जी। जी भी तो है ना फॉर्मूले में, तो ये जी चलो यहाँ पुट अप कर देते हैं, जी। ये वाला जी, इसको तो कुछ नहीं किया, ये जी जैसा वैसे हो जाना चाहिए यहाँ पे। अब सिर्फ आपको ये समझना है, हाँ सर। पाई स्क्वायर कैसे आया अंदर। ये वाला पाई अगर मैं रूट के अंदर ले लूंगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई स्क्वायर होगा। हाँ, जस्ट इमेजिन करो ये पाई स्क्वायर अगर मैं बाहर लेके आता हूँ रूट से तो पाई बन जाएगा। Pi. ओके, सो आई होप आप ये छोटी सी बात है कैलकुलेशन की समझ पाएंगे, हालांकि मुझे इसे इतना ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। तो ये पाई फैक्टर और ये स्क्वायर की एक पावर कैंसिल आउट हो जाती है, एंड यू एंड अप बाय राइटिंग टी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 पाई डिवाइडेड बाय रो जी, फिनिश। तो ये वही फॉर्मेट हमने ऑब्टेन कर लिया जो हमसे पूछा गया है। ओके, ये रहा यहाँ। ओके, यस सर। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हाँ। माइक बच्चों जरा ऑफ रखना प्लीज, कोई माइक ऑन न रखे until unless you are making any comment. Now let's go to question number 60. अब देखिए ये बड़ा जिसको कहेंगे एकदम स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसका रिजल्ट या इसका आंसर जो है हम सबको पता है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अभी कह रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट निकालें। तो आप एक चीज जरा समझ लीजिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब एक ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर। 24 आवर्स, या फिर 86400 सेकेंड्स। याद रखिए 24 आवर्स कहें या फिर 86400 सेकेंड्स। ये कैसे आया? ये कुछ इस तरीके से आएगा कि 24 आवर्स, हर आवर में, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। So while you do this multiplication, you will get this answer. Okay, you can cross check it. अब ये स्टैंडर्ड नंबर है, इसको भूलना नहीं है, आपने याद रखना है इसको। कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है आवर्स में गिनेंगे तो 24 आवर्स हो जाएगा, और अगर आप उसको सेकंड्स में काउंट करते हो सो दैट विल काउंट टू द वैल्यू ऑफ 86400 सेकंड्स। अब हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट का हाइट बताओ कि वो अर्थ से कितना ऊपर है। ठीक है, एक डायग्राम जस्ट फॉर योर रेफरेंस अगर मैं बनाता हूं कि ये प्लैनेट अर्थ का एक मॉडल टाइप है, ये रेडियस r, कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ कहीं ऊपर है, ये h, और ये ऐसे ऑर्बिट कर रहा है। इमेजिनरी एक कंडीशन में बना रहा हूँ, ये ऐसे ऑर्बिट कर। तो यहाँ सैटेलाइट है जिसका मास m है, ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल है। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूँ तो दैट वर्कआउट एज 2 पाई अंडर रूट में क्या चीज हो गया, R r plus प्लस H h का क्यूब डिवाइडेड बाय Divided by जी। तो इसका स्क्वायर करिए आप, सो ये टी स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर r प्लस h का हो जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय gm। ठीक है, फर्दर मोर आप देखेंगे ये हो गया r प्लस h का क्यूब इज इक्वल टू gm टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये भी सही है? यस सर। अब इसका हम लोग कर देते हैं क्यूब रूट, तो दिस विल टर्न आउट एज r प्लस h इज इक्वल टू gm टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रेज टू 1/3। करेक्ट है? yes, sir. ये पूरे ब्रैकेट का रेज टू 1/3 करना पड़ेगा क्योंकि
मैंने क्यूब हटा दिया ये। अब आप मुझे बताइए कि h का वैल्यू क्या आएगा, या h की इक्वेशन क्या बनेगी। gmt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 माइनस r, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. जो बाद में देखेंगे उसको। ओके, रेज टू 1/3 एंड देन माइनस r। अब कैलकुलेशन देख करके हमको थोड़ा सा यहाँ काइंड ऑफ मतलब मुश्किल लगेगा यार कि इतना सारा एक तो स्क्वायर करो, फिर क्यूब रूट करो, फिर बाद में माइनस r करो, ये वो सब कुछ। बट मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, छोटी सा। खत्म हो गई बात। यस, Yes, sir. Yes, sir. आप बोलेंगे सर आपने कैसे निकाला आंसर। तो बच्चों सिंपल बात है ना, बात कौन से सैटेलाइट की चल रही है? Communication. हाँ ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट हर हाल में 36,000 ही होनी चाहिए, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं हो सकता। अगर वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो इट हैज टू बी 36,000 एट 36,000 हाइट, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। तो बेकार में टाइम पास करके सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ऐसे ही इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप कर सकते हो, जैसे ये आर हो गया 6400 किलोमीटर, जी का वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो 40/6 × 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ आप चाहो तो लिख सकते हो 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये टाइम पीरियड हमने निकाला 86400 सेकेंड। तो ऐसे ही दिखावे के लिए वैल्यूज को पुटअप कर लो और आंसर यही लिखना। कभी कभी हमको थोड़ा सा चालाकी से काम कर लेना है ना, नहीं तो हम वहां ईमानदारी दिखाते बैठेंगे, बोलेंगे नहीं मैं कैलकुलेट ही करूंगा, तो करते बैठो फिर। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी रखा है, समवॉट डिटेल्ड, बट ये कंसिडर एन अर्थ सैटेलाइट सो पोजीशन दैट इट अपीयर्स स्टेशनरी। अब ये सेंटेंस अपने आप में क्या बता रहा है? इट अपीयर्स स्टेशनरी का मतलब क्या है? हम किस सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं? सोचिए, अगर कोई सैटेलाइट हमें हमेशा रुका हुआ दिखता है एक ही जगह पर, ऐसा लगता है कि वो अपीयर है, एक ही जगह पर अपीयर हो रहा है, मतलब अर्थ के साथ घूम रहा है ना वो। Geo stationary. जियो स्टेशनरी कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, जियोसिंक्रोनस कह लो, पार्किंग सैटेलाइट कह लो, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में भी बात उसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हो रही है। नाम नहीं लिया उसने, ठीक है, क्वेश्चन में ना उसने नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसे बोला ना कि हमको वो स्टेशनरी अपीयर हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो। अब इसमें भी वही चीज पूछी है कि भाई हाइट कितनी होगी, तो आई डोंट थिंक कि मुझे अब दोबारा इसे सॉल्व करके आपको चीजों को समझाने की जरूरत होनी चाहिए। कर पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आइए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ये तो मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ, इस पर मैं अब जरूरी नहीं समझता हूँ कि मुझे इस पर कोई बात करनी चाहिए। बाकी आप थियोरी पढ़ोगे तो बाकी की चीजों का भी आंसर आपको मिल जाएगा, कौन से सेंस में वो घूमता है, तो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घुमाना पड़ेगा उसको, एंड अकॉर्डिंगली चीजें आप थियोरी के सेक्शन से यहाँ इजीली रेफर करके इसको सॉल्व कर सकते हो। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा सवाल है ये। Assume that the force of gravitation is with this proportionality, F is proportional to 1/r⁻n। अब आप मुझे ये बताएं कि स्टैंडर्ड फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन, उसका स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? m GM by by क्या चीज? R square. R square. स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है। F की प्रोपोर्शनैलिटी कायदे से देखी जाए, मतलब बाय स्टैंडर्ड रूल देखा जाए, बाय स्टैंडर्ड लॉ देखा जाए, तो ऐसी होनी चाहिए। तो इसने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमको बना के दे दी। इसने कहा कि भाई आर स्क्वायर नहीं है लेकिन आर क्यूब है, हमें पता नहीं है, एन कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक
हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी फॉर्मूला हमको उसने बना के दे दिया। अगर एफ की ये प्रोपोर्शनैलिटी है 1/r⁴n, तो फिर हमसे वो कहता है कि आप प्रूफ करो ऑर्बिटल वेलोसिटी की ये प्रोपोर्शनैलिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कुछ ऐसी, r⁴n - 1/2, और टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनैलिटी वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कुछ ऐसी, r⁴n+1/2। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा हमको, अरे ऐसे कैसे? तो डोंट वरी, जस्ट स्टिक टू द कंसेप्ट्स। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके साथ काम करो आप। फॉर्मेट समझ में आया? क्वेश्चन कहता है कि अगर हम फोर्स को ऐसे रीड करें, इस प्रोपोर्शनैलिटी में रीड करें कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴n, तो हमें प्रूफ करना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की ये प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी और टाइम पीरियड की कुछ ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी। क्वेश्चन आया समझ में? Yes, sir. तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा आप बस बेसिक कंसेप्ट्स के साथ अपनी सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाइए। देखिए सिचुएशन बड़ी कॉमन होती है कि किसी भी सैटेलाइट के केस में, ये सैटेलाइट है मान लें, अगर ये ऑर्बिट कर रहा है तो इसके ऑर्बिट करने के लिए एक नेसेसरी फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, एक नेसेसरी फोर्स उसे चाहिए होगा। बताएं तो कौन सा फोर्स चाहिए होगा? सर्कुलर मोशन करवाना है ना इसको, सेंट्रीपिटल तो इसे चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये फोर्स इसे कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशन Force. यस, कल हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सेंट्रीपेटल फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखिए, v²/r। चूंकि सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है तो अब ये v कोई ऑर्डिनरी v नहीं है बल्कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, Gm/r. डिवाइडेड बाय क्या लिखना चाहिए? r⁴n। स्क्वायर नहीं लिखोगे, यहां आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आप क्या लिखोगे? r⁴n लिखोगे। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों, असलियत में तो r का स्क्वायर होना चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, असलियत में r का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हमें जो सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन में, हम अगर उस सिचुएशन को फॉलो करें तो हमें यहाँ r⁴n लिखना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर, Yes, sir. यस सर, ज्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये मास ऑफ सैटेलाइट यहाँ से काटना है और यहाँ से मास ऑफ सैटेलाइट काटना है। ये r अगर मैं काट देता हूं तो यहाँ r की पावर 1 से कम हो जाएगी और ये पावर बनेगी n-1। क्या कहते हो? Yes. यस सर, बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं? पावर n-1 क्यों हुई, समझ में आया? Yes, sir. सोचो अगर यहाँ r का स्क्वायर होता तो ये r इधर का काटने के बाद क्या यहाँ सिर्फ r बचता? R. हाँ. अगर यहाँ r का क्यूब होता तो यहाँ से r काटने के बाद क्या r का R स्क्वायर square. बचता? मतलब जो भी यहाँ पावर होती उसमें से एक कम हो जाता ना, क्योंकि हम इस इधर साइड से r को काट रहे हैं। यस बच्चों? Yes, sir. तो फिर फाइनली मुझे मिलेगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखा जाए तो r⁴n-1। करेक्ट आया? Yes, sir. ऑन दैट बेसिस अगर मैं यहीं से अब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी बनाने लग जाऊं इसी इंस्टेंट पर, तो मैं लिखूंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n-1। सही है? यस सर, अब यहाँ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा हमको, तो हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1, बेटा ध्यान से देखो, अंडर रूट में r⁴n-1। करेक्ट जा रहे हैं? यस अब अगर कोई स्टूडेंट बहुत केयरफुली सोचता है, समझता है इस बात को कि मुझे ये रूट हटा देना है यहाँ से, तो क्या मुझे यहाँ फर्दर मोर एक पावर हाफ लिखनी चाहिए? Half होती. यस Yes. आंसर आया, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/r⁴n-1 फिर पावर हाफ। करेक्ट है? Yes, sir. Yes. तो आप नोटिस करें हमने एग्जैक्टली वही ऑब्टेन कर लिया जो हमसे पूछा गया था, एग्जैक्टली वही। ये देखिए सही जा रहे हैं? अब हमें टाइम पीरियड के बारे में भी कुछ बात करनी है। कुछ कमेंट आया सर जीएम कहाँ गया? अच्छा हाँ.
जीएम कहाँ गया, मतलब ये टर्म कांस्टेंट है। अगर ये टर्म कांस्टेंट है और मैं प्रोपोर्शनैलिटी बनाना चाहता हूँ, इक्वालिटी नहीं, इक्वेशन नहीं बनाना है मुझे, प्रोपोर्शनल बनाना है, रिलेशन लिखना है, तो मैं इस जीएम को नेग्लेक्ट करूंगा। देखो मैंने यहाँ इक्वल नहीं लिखा ना, मैंने क्या लिखा, प्रोपोर्शनल। अक्सर आपको याद होगा प्रोपोर्शनल से इक्वल लिखते वक्त कांस्टेंट लेके आते हैं, उल्टा कर रहे हैं। इक्वल था, प्रोपोर्शनल Yes, बना sir. रहे हैं तो कांस्टेंट हटा देंगे। सही है? Yes, sir. sir. ओके। अब हमें टाइम पीरियड के लिए भी प्रूफ करना है। सो आप याद करिए, टाइम पीरियड का मैंने कल आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था, या टाइम पीरियड के लिए एक इजी अप्रोच में फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए कहा था कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, हमें लेना चाहिए जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा डिवाइडेड बाय जो भी उसकी स्पीड होगी। ना इन केस अगर सैटेलाइट एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करता है, पूरा साइकिल, पूरा एक सर्कुलर मोशन वो पूरा करता है, तो कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा? Circumference of the सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि 2 पाई आर। और वो कितनी स्पीड से चल रहा है? V orbital. v ऑर्बिटल। ये रहा v ऑर्बिटल का इक्वेशन। आप चाहो तो इसे रूट में ले सकते हो यहाँ, तो आपने यहाँ v ऑर्बिटल के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया अंडर रूट में gm डिवाइडेड बाय r रेज टू n-1। स्टैंडर्ड जो है वो नहीं लिखना है आपको, आपको वो लिखना है जो यहाँ मिल रहा है इस सिचुएशन के हिसाब से। इस इक्वेशन के हिसाब से तो मुझे यही लिखना है, अंडर रूट में लेना पड़ेगा। Yes, sir. अब ये r रेज टू n फैक्टर मैं ऊपर ले लेता हूं, so I may get the same formula something like this: t is equal to 2 pi r divided by, ये नीचे की तरफ आ जाएगा gm और ऊपर की तरफ चला जाएगा r रेज टू n-1। करेक्ट है? Yes, sir. अब सोचो बेटा, ये वाला जो बाहर r है, अगर मैं इसको अंदर ले लेता हूं रूट के, व्हाट कैन आई राइट? R cube. 2 pi R रूट में gm, then again in under root r square into r raised to n-1। सही है? ये r raised to n-1 तो जैसा था वैसा रहेगा, सिर्फ ये वाला r फैक्टर हमने रूट के अंदर लिया। अगर हम इसे रूट के अंदर ले लेते हैं, if we take within the root, तो हमको इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। या इमेजिन करिए इस r स्क्वायर को बाहर लेके आओ तो r हो जाएगा। Yes. Yes, sir. अब ये फैक्टर तो बेटा कांस्टेंट है, इसके साथ तो हमको कोई रिलेशन वगैरह एस्टेब्लिश नहीं करना, ये फैक्टर पूरा कांस्टेंट है, तो मैं इसको हटा देता हूं और इसको हटा करके सिंपली मेंशन करता हूं टी प्रोपोर्शनल। ठीक है? नहीं तो फिर तुम मुझसे अभी थोड़ी देर में पूछ लोगे सर ये कहां गया। कांस्टेंट रहने से हम क्या कर रहे हैं, उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे टी प्रोपोर्शनल। अब सोचो बेटा, टी प्रोपोर्शनल यहां भी आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं। पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर का क्या होता है? Addition. एडिशन होगा। मतलब रूट में हमें कुछ ऐसे लिखना चाहिए, रूट में r 2 2 plus n-1. n-1। शाबाश। तो t की प्रोपोर्शनैलिटी अब केयरफुली बताइए क्या हो गई? n+1 है ना? Yes, sir. ये n Yes, तो है वैसा, 2 - 1 1 बचा। अगर मैं ये स्क्वायर रूट भी हटाना चाहता हूं, ठीक, देखिए ध्यान से, अगर मैं ये स्क्वायर रूट हटाना चाहता हूं तो अब बताइए मुझे t की प्रोपोर्शनैलिटी में क्या लिखूं? Rn+1/2. Divided by 2. शाबाश, वेरी गुड। तो देखिए क्या हमसे यही पूछा गया था, ये रहा Yes, sir. n+1/2। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है इस तरीके का, ठीक है? और एक नहीं, अलग अलग लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैंने इसका एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना करके आपके सामने रखा कि इफ f is got this kind of proportionality, तो orbital velocity will get this kind of proportionality and time period will come up with such a proportionality। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आइए कुछ और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट नहीं आ रहा है ना? मतलब चीजें समझ आ रही है? मैं बड़े इत्मीनान से चल रहा हूँ। अगर आप रिकॉर्डेड पार्ट बाद में देखेंगे तो हो सकता है आपको बोर होने लग जाए, यार सर कितना स्लो जा रहे हैं। बट आई एम मोर कंसर्न कि भाई आपको सारी चीजें जो है, हर एक एस्पेक्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए। सिर्फ किसी भी तरीके से सिलेबस को पूरा करना दैट इज नॉट लाइक सही नहीं है वो।
तो मैं सिंपली इस बात को जानना चाहता हूँ, ये सारी चीजें समझ आ रही हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्यों किया, कौन सी स्टेप क्यों ली, क्या रीजंस हैं, सारी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। ओके और एक एडवांटेज भी हमको मिलता जाता है, some chapters we are covering in college, few of the chapters will cover online, तो बैलेंस होता रहेगा, तो सिलेबस की स्पीड में कम भी रखूं तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, है ना? ओके चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। Two satellites S1 and S2 revolve around a planet in a coplanar circular orbits in the same sense। इस तरीके के क्वेश्चन में ना ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इनके सेंस ऑफ रोटेशन कैसे हैं, सेम सेंस। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। लेट्स से कि ये अर्थ है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ। एक सैटेलाइट का ऑर्बिट ये ग्रीन वाला है मान लेते हैं, और दूसरा सैटेलाइट जो है वो इस ब्लू वाले ऑर्बिट में चल रहा है। तो लेट्स इमेजिन कि यहाँ अपना एक सैटेलाइट है लाइक दिस, ये एक सैटेलाइट है, और यहाँ एक दूसरा सैटेलाइट है। मैं बस इनको साइड में साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। सेम सेंस में दे आर मूविंग का मतलब हो गया कि ये भी ऐसे चल रहा है और ये वाला भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो इनर सैटेलाइट है, अंदर वाला, उसका रोटेशन टाइम पीरियड कम होगा ना, Yes, sir. तो वो 1 आवर है। इनर सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड है जस्ट 1 आवर, और जो बाहर की तरफ है दूसरा वाला सैटेलाइट, उसका टाइम पीरियड हम समझ सकते हैं 8 hours. 8 आवर्स है। एक का रेडियस जो है वो 10 to the power 4 किलोमीटर है। तो हमें पता करना है when S2 is closest to S1 find the speed relatively और एंगुलर स्पीड ऑफ S2 as observed by an astronaut in S1। ओके तो सारा मामला रिलेटिव कैलकुलेशन में करना है। बहरहाल एक सैटेलाइट का जो रेडियस है S1 बोला है, मैं इसे S1 की बजाय प्रेफर करूंगा कि R1 रीड करें इसे, R1। तो पहले सैटेलाइट का जो रेडियस है वो 10 to the power 4 किलोमीटर है। अब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि दूसरे सैटेलाइट का रेडियस कितना है, बाकी बाद में, पहले रेडियस समझ लेते हैं अच्छे से। ओके तो वी हैव वन वेरी स्टैंडर्ड रिलेशन फॉर टाइम पीरियड कि सैटेलाइट के टाइम पीरियड का स्क्वायर उसकी ऑर्बिटल रेडियस के से प्रोपोर्शनल होता है। ये फंडामेंटल Yes, मतलब बेसिक बात है एकदम। तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं कि दूसरा सैटेलाइट कितनी दूर है। सो आई में से कि पहला सैटेलाइट इधर है और ये दूसरा सैटेलाइट ऐसे बाहर की तरफ है, तो पहले सैटेलाइट का रेडियस R1 जबकि दूसरे सैटेलाइट का रेडियस R2। ओके सो Okay, लेट्स sir. कंटिन्यू by using this proportionality I can write T1 by T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 by R2 का क्यूब। सो दिस इज 1 by 8 square is equal to 10 to the power 4 divided by R2 and it will go for cube। Now think on it, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना हो गया? 64 64, और बाद में क्यूब रूट कर दूं तो कितना हो गया? 4, Yes. है ना? तो स्क्वायर हाँ, sir. करके क्यूब रूट करने पर मुझे 1/4 मिलेगा और इधर मिलेगा 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई R2। तो फाइनली पता चलता है R2 इज इक्वल टू 4 into 10 to the power 4 किलोमीटर। मैं एक 10 सेकंड यहाँ पे रुक जाता हूं जो मैंने किया आपको समझने के लिए। सोचिए, करेक्ट है? इसका Yes, स्क्वायर sir. करके बाद में क्यूब रूट करना पड़ेगा। एकदम पक्का, अच्छे से। Yes. Yes, sir. अब इनके रिस्पेक्टिव रेडियाई हमें पता चल चुके हैं कि R1 वैल्यू इतनी है तो R2 वैल्यू इतनी है, समथिंग लाइक दैट। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस में हमसे ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1। S2 सेकंड वाली की स्पीड हमें निकालना है इन रिलेशन टू या इन रिलेटिव कंडीशन ऑफ फर्स्ट वन। तो सिंपली हमें ये निकालना है ना, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन।
क्या कहते हो बेटा? Yes, sir. sir. तो बोलिए मैं आंसर क्या लिखूं? V2 minus V1. करेक्ट जा रहा हूं? Yes, sir. पक्का? जस्ट लाइक वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी Yes. क्या लिखते हैं? वीए वीबी, वीए Minus माइनस वीबी। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी क्या लिखते हैं? वीसी माइनस V वीडी। minus VD. अच्छा, अब यहां मैंने माइनस लिखा, तो यहां एक बेसिक बात को याद रखिए, अगर इनका सेम सेंस है तो ही माइनस आएगा। अगर इनका सेंस अपोजिट होता, मतलब एक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता और एक क्लॉकवाइज चल रहा होता, इमेजिन करिए, तो यहाँ माइनस की बजाय क्या आता? Plus. प्लस आता। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि भाई इसके सेम सेंस होने से बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट में चेंज आता है। तो अब यहां अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से बिठा लेंगे कि इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जहां हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी या कोई भी चीज रिलेटिव लेवल पे निकालनी होगी, अगर सैटेलाइट सेम सेंस में चलते हैं तो माइनस करना पड़ेगा, और अगर सैटेलाइट अपोजिट सेंस में चलते हैं तो सैटेलाइट अपोजिट सेंस में चलते हैं तो बोले प्लस करना। Plus. याद रखिए, सैटेलाइट अपोजिट सेंस में आया तो प्लस करेंगे और सैटेलाइट सेम सेंस में आया तो माइनस करेंगे। सो नाउ दिस थिंग कैन बी इजीली कैलकुलेटेड नाउ। काफी आसानी से हम इस बात को अब इवैल्यूएट कर सकते हैं। आइए इसको कर लेते हैं। आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। सो एज वी हैव बीन क्वेश्चनड सेकंड सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हमें लिखना चाहिए v2 माइनस v1। आप सोचिए v2 मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा ना, अंडर रूट में gm डिवाइडेड बाई r2। ऑर्बिटल स्पीड की बात चल रही है ना बच्चों, Yes, अंडर sir. रूट में gm डिवाइडेड बाई r1। सो इट्स ऑल अबाउट ऑर्बिटल स्पीड। ओके विद दिस? Yes. Yes, sir. अब gm दोनों में तो कॉमन है, कम से कम हम रूट gm इस फैक्टर को बाहर ले लें। Yes, sir. फिर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट में r2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में r1। अब देखिए, अभी अभी तो हमने निकाला था जो 1 अपॉन r2 का वैल्यू कितना निकला था? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और r1 का वैल्यू निकला था 10 टू द पावर प्लस 4, और ये वैल्यू निकला था 10 टू द पावर 4। करेक्ट है? अब इस सब का तो स्क्वायर रूट बड़ी आराम से किया जा सकता है। 4 का स्क्वायर रूट कर लें, कितना हो जाएगा? 2. 2। तो बेटा ये हो गया रूट में gm, दिस विल लुक लाइक 2 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 10 टू द पावर 2। क्या कहते हो? Yes, sir. Yes. Yes. क्योंकि 4 ये पावर रूट से बाहर आ जाएगी तो 2 बनेगी, यहाँ भी 4 ये पावर रूट से बाहर आएगी तो 2 बनेगी। अब इसमें से 10 टू द पावर 2 भी आप कॉमन ले सकते हो। हाँ सर। ठीक है, तो आपने 10 टू द पावर 2 ये फैक्टर भी कॉमन ले लिया, तो ये आंसर आ गया gm डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2, एंड इन ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद हाफ माइनस 1। नाउ थिंक ऑन इट। हाफ माइनस 1 का आंसर क्या बनता है? मतलब क्या बनता है? माइनस हाफ. माइनस हाफ. माइनस हाफ, मतलब हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में अंडर रूट में gm डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 2। फर्दर मोर आप चाहो तो इसमें g का वैल्यू, m का वैल्यू पुटअप कर लो। जैसे कि g का वैल्यू हमने पुटअप किया, इजी कैलकुलेशन है, 40/6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और m का वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24। तो आप ये रिस्पेक्टिव आंसर निकाल सकते हो। बट वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट, यार माइनस आ गया, माइनस का क्या मतलब है? सोचे, इसने सेकंड की स्पीड पूछा ना। सेकंड की स्पीड कम है. हाँ, सेकंड को 8 घंटे लग रहे हैं बेटा, तो उसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है। अब विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि 1 सैटेलाइट में बैठ के अगर आप सेकंड वाले सैटेलाइट को देखोगे तो ऐसे पीछे जाता हुआ नजर आएगा, स्लो होता हुआ नजर आएगा। यस सर. क्योंकि ये तेज भाग रहा है। अब तेज भागने वाली चीज में बैठ के स्लो भागने वाली चीज को देखोगे तो नेगेटिव ही तो आंसर आएगा, पीछे छूटता हुआ नजर आएगा। Yes, sir. है ना? तो सिंपल सा कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फर्दर पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है ये आप खुद से कर लें। कर पाएंगे इतना? यस सर. अब इसने ना एक और चीज पूछी हमसे, एंगुलर स्पीड ऑफ s2 एज ऑब्जर्व्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट इन s1। ठीक है, ध्यान से देखना, एंगुलर स्पीड इसकी
S1. y1। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। एंगुलर स्पीड किसकी? सेकंड की। किसके रिस्पेक्ट में? S1. फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ओमेगा ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। Yes, sir. आगे क्या लिखूंगा मैं, बताओ? V2 minus W2 minus W1. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। डब्ल्यू कहां से ला रहे हो बच्चों? ओमेगा है ना ये एंगुलर स्पीड। क्लियर? Yes, sir. Yes. हाँ, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओमेगा 21 इज इक्वल टू, ओमेगा का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, 2 पाई बाई टी 2 माइनस 2 पाई बाई टी 1। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी होता है। सर्कुलर मोशन का हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था, तो वहां से आपको ये क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा जो होता है ना, उसका फॉर्मूला एज पर टाइम पीरियड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। अब 2 पाई फैक्टर कॉमन ले लो आप, तो दिस विल वर्क आउट एज ओमेगा 21। आपने 2 पाई फैक्टर कॉमन ले लिया, व्हाट यू आर एंडिंग अप विद T2 माइनस 1 अपॉन T1। अब जाकर के देखिए T2 कितना है, बताइए मुझे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 और T1 1। इसे सॉल्व करिए। -7/8. 2 पाई, इसका आंसर आएगा -7/8। सो ओवरऑल फाइनली ओमेगा 21 अगर मैं निकालता हूं तो आंसर आएगा माइनस में 14 पाई बाई 8 रेडियन पर सेकेंड। क्या कहते हो? Yes, sir. अब आप पाई की वैल्यू पुटअप कर लो, आंसर निकाल लो, चलेगा। यहां भी माइनस आया, सोचने वाली बात है। माइनस का मतलब क्या है, समझ रहे हो? हाँ सर। सेकंड सैटेलाइट की स्पीड हम लोग देख रहे हैं, पहले में बैठ गया, पहला तो तेज चल रहा है, और अगर ये स्लो चल रहा है तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठ के अगर हम स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो पीछे छूटता हुआ नजर आएगा। दैट इटसेल्फ मींस माइनस। Yes, sir. अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं आपके सामने रखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करना कि मैं एग्जैक्टली यहां क्या कह रहा हूं। ओके, सपोज, एक सेकेंड, सपोज हम अर्थ की रिस्पेक्ट में बात करते हैं। लेट्स से कि ये अर्थ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात करने लगते हैं। हालांकि हम सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं, बट लेट्स से कि मैं पहले अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करता हूं। अब यहां कोई बंदा खड़ा है, ये इंसान है, यहाँ खड़ा है, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं, और ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है। थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो सैटेलाइट के ऑर्बिट में सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर आ जाता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर सैटेलाइट आ गया, ये इस बंदे को दिख रहा है। ठीक, क्लियर है? Yes. ओवरहेड आ गया मान लो। अब सैटेलाइट अपने हिसाब से घूम रहा है और अर्थ अपने हिसाब से घूम रही है। अर्थ के घूमने का टाइम पीरियड कितना है? 24 hours. 24 hours. गौर से सुनना मेरी बात। अर्थ के घूमने का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है। थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को और ना बेहतर तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा और अच्छा प्लॉट करता हूँ इसको, तो और आपको फीलिंग आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से ये पोजीशन है जरूर, यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, और ऐसे मानते हैं कि सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि अर्थ भी ऐसे घूमेगी और सैटेलाइट भी ऐसे हिसाब से घुमाना चाहिए। तो ये सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट अपने हिसाब से घूम रहा है, अर्थ अपने हिसाब से घूम रही है। लाइक अर्थ का अपना खुद का घूमने का टाइम पीरियड आपने अभी अभी कितना बताया मुझे? 24 hours. 24 आवर्स। अब सोचो अगर सैटेलाइट का 8 आवर्स का टाइम पीरियड है घूमने का, कितने आवर्स बता रहा हूं मैं? 8 hours. 8 आवर्स। बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब मैं उसे अभी देख रहा हूं तो सैटेलाइट ओवरहेड है, मतलब सामने दिख रहा है। ठीक है, अगर सैटेलाइट 8 आवर्स में अपना राउंड पूरा करता है तो वो तो तेज चलेगा, तेजी से भागेगा। Yes, sir. क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछा जाता है, आफ्टर व्हाट टाइम दिस पर्सन इज एबल टू सी दिस सैटेलाइट।
आफ्टर व्हाट टाइम द सैटेलाइट विल अगेन कम ओवरहेड, और कितनी देर के बाद सैटेलाइट वापस से ओवरहेड आ जाएगा, या वापस से दिखाई देगा, या वापस से हमको वो उसी पोजीशन पर नजर आएगा। क्वेश्चन का थीम समझा? Yes, Yes, sir. sir. अब इसको समझने के लिए मैं पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। मान लो कि अर्थ 24 आवर से घूम रही है और सैटेलाइट भी 24 आवर से घूम रहा है, कम्युनिकेशन है, तो हमेशा सामने दिखेगा। हाँ, लेकिन अगर सैटेलाइट 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे का टाइम पीरियड ले रहा है, तो सैटेलाइट तेज घूम रहा है तो आगे निकल जाएगा। हाँ सर। आगे निकलेगा, अपना चक्कर पूरा करके दोबारा जब इधर आएगा तब तक हम थोड़ा सा मुड़ चुके होंगे। थोड़ा सा। हाँ, तो हम भी घूम रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा मुड़ जाएंगे आगे। अगर सैटेलाइट 12 आवर्स लेता है तो हम पूरा घूम के इधर चले जाएंगे, सैटेलाइट को वापस से घूम के इधर आना पड़ेगा और तब हमारे सामने दिखेगा वो, है ना? Yes, sir. तो एग्जाम में या क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है कि दोबारा आपको सैटेलाइट कब दिखेगा, या दोबारा सैटेलाइट ओवरहेड कब आएगा, या दोबारा अर्थ की लोकेशन पर सैटेलाइट उसी जगह पर कब दिखाई देगा। तो पढ़ते वक्त क्वेश्चन काफी टिपिकल मालूम होता है, लेकिन इसे सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे हम? बोले Angular रिलेटिव velocity. एंगुलर वेलोसिटी। जैसे ये निकाला ना हमने 2-1, वैसे ही हम यहाँ अर्थ और सैटेलाइट के बीच की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, फाइंड आउट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो देखो बेटा, फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी रिलेटिव इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। क्लियर हुई बात? हाँ Yes. सर। अब बेटा 2 पाई कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको एक आंसर मिलेगा 1 अपॉन टाइम पीरियड रिलेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट माइनस 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। क्लियर? Yes. अब बच्चों, ये जो टी रिलेटिव है, ये वही टाइम है जिसके बाद हमें सैटेलाइट दोबारा दिखेगा। ओके, दिस इज दैट हाँ, एग्जैक्ट टाइम after which satellite will be seen again। ये वही टाइम है जिसके बाद सैटेलाइट हमें दोबारा दिखेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। इसमें कोई लंबा चौड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे इसके डेरिवेशन क्यों बने हैं हम ये सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, फिलहाल तो आप इसे इस तरीके से याद रखिए। ओके ओके सर। ठीक है। अब हमको ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है ना कि सैटेलाइट दोबारा हमको कब दिखेगा। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाता हूं कि एक सैटेलाइट मुझे अभी ओवरहेड दिखा जिसका टाइम पीरियड बताया गया था 8 आवर्स, और मुझे अभी दिखाओ। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, दोबारा कब दिखेगा? फाइंड टाइम आफ्टर विच द सैटेलाइट 16 hours. नहीं नहीं नहीं, ऐसे गड़बड़ करके कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला दिया ना मैंने आपको, ऐसा थोड़ी होगा कि 24 में से 8 माइनस करेंगे और बता देंगे 16 आवर। ऐसे नहीं होगा, गलती ना करेंगे, समझ रहे हैं? ऐसे नहीं होगा। फॉर्मूला देखिए, ध्यान से देखिए। Yes, sir. तो दोबारा सैटेलाइट हमें कब दिखेगा, मतलब हमें क्या निकालना है? ये टी रिलेटिव निकालना है। अब आइए करंट सिचुएशन के लिए टी रिलेटिव निकालते हैं। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, 1 अपॉन टी रिलेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन टी सैटेलाइट, मतलब उसका 8 आवर है, माइनस 1 अपॉन टी अर्थ। अर्थ का कितना होता है टाइम पीरियड? 24 आवर। 24। वेरी गुड। सो 1 अपॉन टी रिलेटिव इज इक्वल टू, कॉमन एलसीएम कितना हो गया दोनों का? 24। करेक्ट है? Yes, sir. ऊपर क्या आएगा? 3. यानी कि 2/24। 2/24 का मतलब क्या हो गया? 1/12। हमें Yes, मिला sir. 1 अपॉन टी रिलेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, विच मीन्स
टी रिलेटिव इज इक्वल टू कितना? 12. 12 आवर्स। तो हमें वही सैटेलाइट दोबारा कब दिखेगा? After 12 hours. आफ्टर 12 आवर्स। अगर हम ये कहते हैं कि सैटेलाइट का स्टैंडर्ड उसका जो इनिशियल टाइम पीरियड है वो 8 आवर्स है, तो ये तरीका होगा कैलकुलेट करने का। अब इसमें एक और बड़ी अहम बात है, अगर सैटेलाइट वैसे ही घूम रहा है जैसे अर्थ घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, तो माइनस। लेकिन अगर सैटेलाइट उल्टा घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ऐसे घूमता है, Plus. तो बीच में प्लस आएगा, कैलकुलेशन पूरा बदल जाएगा। ये बात नोट कर लें आप अच्छे से। इफ द सैटेलाइट इज मूविंग इन द सेम सेंस ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ घूम रही है वैसे सैटेलाइट को हमने ऑर्बिट करा रखा है, तो माइनस आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कैलकुलेशन है। और अगर सैटेलाइट अपोजिट सेंस में घूम रहा है, ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस बीच में आ जाएगा प्लस। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि अर्थ से ही सैटेलाइट को देखा जाए, सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट को देखेंगे तो भी यही फॉर्मूला आएगा। खाली यहां क्या होगा, सैटेलाइट 1 सैटेलाइट 2, एक सैटेलाइट में बैठ के मैंने दूसरे सैटेलाइट को देखा तो मुझे अभी दिखा, दोबारा कब दिखेगा, तो निकालना यही है। लेकिन यहाँ जो टाइम पीरियड्स कंपेयर किए जाएंगे ये दो सैटेलाइट्स के किए जाएंगे, सैटेलाइट और अर्थ का नहीं किया जाएगा। बात समझ आई आपको? यस सर। ओके, ये बड़े स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्हें केयरफुली आप समझें, अच्छे से समझें। ओके, Okay, sir. जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, देखें आप इसको कैसे हैंडल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये वाला क्वेश्चन, A satellite close to Earth is in orbit above the equator with a period of rotation 1.5 hours. तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो है वो 1.5 आवर्स है। If it is above a point P on the equator at some time, it will be above P again after dash time. मतलब क्या पूछ रहा है, समझ आई बात? उसी जगह पर दोबारा कब आएगा, मतलब बात तो वही हुई ना, दोबारा कब दिखेगा। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमें दिया गया है 1.5 आवर्स। 1.5 का मतलब होता है 3/2। ठीक है, अब हमें पता करना है दोबारा विजिबल कब होगा, दोबारा वो दिखाई कब देगा। तो हमें क्या निकालना है, T relative. टी रिलेटिव। तो फॉर्मूला बता सकते हैं बच्चों आप मुझे? 1/T टी रिलेटिव इज इक्वल टू 1/, सैटेलाइट का टाइम पीरियड माइनस अर्थ से देख रहे हैं तो अर्थ का टाइम पीरियड। सो 1/T रिलेटिव इज इक्वल टू 1/, सैटेलाइट का टाइम पीरियड 3 by माइनस अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स। 1/T रिलेटिव इज इक्वल टू 3/2 का बाई 2 ऊपर गया, माइनस 1/24। कॉमन एलसीएम लेके सॉल्व करें, सो दिस विल बिकम 24, 16 minus 1, करेक्ट है? Yes, sir. पक्का? हाँ sir. So 1/T relative is equal to 15/24, करेक्ट जा रहा है? Yes. T relative is equal to 24/, 15. इसे सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आता है। 1.6. 1.6 आवर्स। तो यहाँ हमारे फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा 1.6 आवर्स। अब देखिए ये नोटिसेबल बात है कि इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया गया है कि सेंस कैसा है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट सेम सेंस मान के माइनस लिया। सेम क्वेश्चन में अगर मैं ये कहता हूं कि अपोजिट सेंस में घूम रहा है, तो यहाँ माइनस की बजाय क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। है ना मजेदार बात? यस सर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। Yes, इस sir. तरीके के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी को जोड़ते हैं, ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को जोड़ते हैं। अ सैटेलाइट इज सीन आफ्टर ईच 8 आवर्स, हर 8 घंटे के बाद दिखाई देता है। तो मुझे बताइए ये 8 घंटा है क्या? Time of satellite. गलत बात, हर 8 घंटे के बाद दिखाई देता है। T relative. हाँ, वो है टी रिलेटिव। ओके, हर हाँ, 8 घंटे के बाद अगर हमें वो दिखाई देता है तो वो टी रिलेटिव है। ओवर एन इक्वेटर एट अ प्लेस ऑन द अर्थ व्हेन इट्स सेंस ऑफ रोटेशन इज, उसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है,
Opposite to the. तो हमें वो हर 8 घंटे के बाद दिखाई देता है। अब ये कह रहा है फाइंड द टाइम इंटरवल आफ्टर विच इट कैन बी सीन एट द सेम प्लेस व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सैटेलाइट इज सेम। अगर सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट की बजाय सेम हो जाता है तो फिर कितनी देर के बाद दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है। तो आप मुझे फॉर्मूला बताइए। 1 अपॉन, बोलिए, टी रिलेटिव इज इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए मुझे? 1 upon TS minus 1 अपॉन टी सैटेलाइट प्लस 1 अपॉन टी अर्थ। मैंने प्लस क्यों लिखा, सोचने की बात है। opposite. अपोजिट सेंस में था इसलिए मैंने प्लस लिखा। चूंकि इनिशियल कंडीशन ऑफ मोशन के हिसाब से ये ईच 8 आवर्स हमें दिखाई दे रहा है, तो 1 अपॉन 8 टी सैटेलाइट प्लस 1 अपॉन 24, अर्थ के लिए 24 होगा। 1 अपॉन टी सैटेलाइट इज इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए? 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 24। कॉमन एलसीएम 24 ले लिया, 12 ठीक है, तो ये 24 हो गया। यहाँ आ गया 3 माइनस 1, 1 अपॉन टी सैटेलाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। इसका सीधा मतलब है कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 12 आवर्स। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 12 आवर्स। क्लियर? यस सर। अब कह रहा है कि अगर सेम सेंस किया तो कब दिखाई देगा? तो बेटा सोच समझ के फॉर्मूला बताओ। क्या सर 2 upon 2 1 अपॉन टी रिलेटिव इज इक्वल टू, बोलिए, 1 अपॉन टी सैटेलाइट 1 upon t minus 1 upon t of अर्थ। यस, माइनस लगाना पड़ेगा, सेम सेंस है इसलिए। हाँ ठीक सर। है, तो हम लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। 1 अपॉन टी रिलेटिव इज इक्वल टू, ये तो हो गया 12, पता चल गया हमें यहाँ से। यस, हाँ सर। माइनस ये कितना है? 24 1 upon 24। तो 1 अपॉन टी रिलेटिव इज इक्वल टू, कॉमन एलसीएम हो गया 24, यहाँ आया 2 माइनस 1, तो 1 1 अपॉन upon 24 रिलेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 therefore t relative is equal to how much? 24 hours। 24 hours। तो वही सैटेलाइट हमें हर 24 घंटे के बाद दिखाई देगा अगर उसका सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ के साथ सेम है। एक्चुअल सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है? 12 आवर्स। और हमें दिखाई कब देगा? हर 24। आज सुबह 9 बजे दिखा तो कल सुबह 9 बजे दिखेगा, फिर सुबह 9 बजे दिखेगा, फिर अगली सुबह 9 बजे दिखेगा। 24 आवर्स, समझे ना? Yes. अगर हाँ, सेम सर। सेंस में घुमा और अगर अपोजिट सेंस में घुमा तो हर 8 घंटे में दिखाई देगा। आ रहा है ना समझ में? इंटरेस्ट दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन की लेवल समझ आ रही है आपको क्या है? यस सर। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा 5 मिनट देंगे एक्स्ट्रा। Yes. हाँ यस सर। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन एक दो मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ा तो ऐसे कुछ नहीं, आप देख लें एक बार। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 57 मैंने बात नहीं की, तो आप होमवर्क में कर लें, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैं भी करवा देता हूँ आपको। ये रहा 61। A satellite is launched in an equatorial plane in such a way that it can transmit signal up to 60 degree latitude. Find the angular velocity of satellite. बड़ा अच्छा सवाल है। देखो ये अर्थ है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। लैटिट्यूड की बात चल रही है, तो ये अर्थ मान लें ऐसे। ये अर्थ का सेंटर, ये रेडियस, और यहां से कहीं सैटेलाइट हमने लगाया। ठीक है, ये सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट की जो ट्रांसमिशन रेंज है वो 60 डिग्री के लैटिट्यूड तक जाती है। तो बेटा पहले तो ये समझना पड़ेगा 60 डिग्री का लैटिट्यूड मतलब यहां तक होता है। एक अंदाजा करेक्ट है? यस सर। Yes. मतलब ये कि इस सैटेलाइट से जो सिग्नल्स निकलेंगे वो ऐसे अर्थ के पोर्शन को कवर करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। ये ऐसे आ रहा है समझ में? ऐसे जो सिग्नल्स निकलेंगे उनका एक रेंज होगा ना, वो कहां तक जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ सैटेलाइट रखा हुआ है और पोल तक पहुंच गया, पीछे भी चला गया, ऐसे तो नहीं होगा ना। एक पर्टिकुलर रेंज को वो कवर करते हैं। ठीक है, यस। अब जैसे हमने, हमारे कंट्री ने, इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च कराया, तो हम यही चाहेंगे ना कि भाई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आ जाए। बाजू में अफगानिस्तान को भी भेज रहे हैं, भूटान को भी भेज रहे हैं, चाइना को भी भेज रहे हैं, ऐसे थोड़ी करेंगे हम उसकी एक रेंज तय करेंगे कि हमको कहां से कहां तक चाहिए।
उसके हिसाब से हम एक अल्टीट्यूड लेंगे, उसके हिसाब से हम एक हाइट लेंगे। तो फिलहाल जिस सैटेलाइट की बात चल रही है वो 60 डिग्री के लैटिट्यूड तक हमको ट्रांसमिशन दे सकता है, मतलब इससे निकले हुए वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 60 डिग्री के लैटिट्यूड तक जा सकते हैं। ये ऐसे 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 यहां तक वो जा सकते हैं। अब हमसे बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रहा है, अगर ऐसा है तो बताओ ओमेगा कितना है? अजीब नहीं लग रहा? यस। हाँ सर। अच्छा ये बात बताओ कि ये क्या है, ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई ये क्या है? सेंटर से लेके सरफेस तक रेडियस। रेडियस, बिल्कुल सही बात। रेडियस है। ये 60 डिग्री के लैटिट्यूड तक अगर जा रहा है तो श्योरली ये एंगल ऐसे 90 डिग्री होगा, सरफेस पे टच करेगा ना जाके, Yes, sir. तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखने में यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मुझे बताओ ये जो साइड है ब्लैक वाली, ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट तक है, मतलब ये ऑर्बिटल रेडियस है, ध्यान से देखा जाए तो हाँ करेक्ट है। अब इस ट्रायंगल में आप बताओ cos 60 में कैसे लिखूं? R by R by R. कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, Small. यही तरीका है। yes or no? Yes. हाँ सर। On that way cos 60 का मतलब हो गया हाफ इज इक्वल टू आर बाई आर, तो पता चला ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। करेक्ट है? यस सर। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब समझ रहे हो? सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ आर और यहाँ आर है ना, मतलब हाइट कितनी देनी पड़ी हमको? 2R। हाइट 2r नहीं है, हाइट 2r नहीं है, हाइट सरफेस से मेजर होती है, हाइट सिर्फ r। अरे बेटा ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक कितना हो गया? R। r। फिर यहाँ से आगे भी यहाँ तक r लूंगा ना, मैं कैपिटल R लूंगा ना, जी सर। Yes, तब sir. जाके ये टोटल, तब जाके ये टोटल 2r हो जाएगा। हाँ सर। बहरहाल चलो, अब मुझे बताओ टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? गलती मत करना, 2 पाई अंडर रूट में GM r का क्यूब डिवाइडेड बाय gm, यही होता है, यही होता है। यस। t इज इक्वल टू 2 पाई। अब हमने r कितना ऑब्टेन करा? 2r, यानी कि 8r क्यूब डिवाइडेड बाय gm, अगर मैं गलत नहीं हूं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, 8 को रूट से बाहर लाओ, 2√2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, या 8 तुम अंदर भी रखो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही रहने दो। हमसे ये नहीं पूछा टाइम पीरियड क्या है। माइक देखो किसका ऑन है क्या, प्लीज ऑफ रखो। हमसे ये नहीं पूछा टाइम पीरियड क्या, हमसे ये पूछा ओमेगा कितना है। अब तो क्या करो, ओमेगा की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना, ओके, ओमेगा की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसका यूज करो। मैं किसी का माइक ऑन रह गया, मुझे ऑफ करना पड़ रहा है, बोले तो भी नहीं सुन रहा। अच्छा, ओमेगा की स्टैंडर्ड रिलेशन क्या होती है? 2 Yes. पाई t। पाई बाई टी, 2 पाई टी की वैल्यू पुटअप कर लो, अभी अभी तो निकाला टी की वैल्यू, देख लो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी क्या है भाई पूरा पुटअप करो, 2 पाई अंडर रूट में 8R क्यूब बाई GM। 8r क्यूब बाय जी एम, 2 पाई कट गया, 8R क्यूब बाई GM। हाँ, तो ओमेगा क्या होगी? अंडर रूट हाँ सर। जीएम डिवाइडेड बाई 8r क्यूब, आ गया आंसर, है ना? टफ नहीं है प्रॉब्लम, टफ लगता है, सिर्फ ऐसे लगता है टफ है, नहीं हो पाएगा। हाँ सर। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट, बार बार तुमको प्रैक्टिस करनी है तो आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें रिलेटेड टू सैटेलाइट कवर करने थे। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को फिर एक बार रिवाइज करिए, वीडियो रिकॉर्डेड है तो और देखिए, बार बार देखिए, चीजों को परफेक्ट करिए। आई सजेस्ट फ्यू बुक्स, अगली क्लास में मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा, या कल कॉलेज के लेक्चर में आपको कुछ बुक्स बताता हूं मैं कि कौन कौन सी बुक्स को आपको रेफर करना चाहिए, एंड मल्टीपल टाइम्स आपको उसको
सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं।